हेलो दोस्तों, स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं संदीप आपके सामने आज यूपीएसआई के अगले सेगमेंट में हाजिर हूं। दोस्तों, ये हम लोग का 22वें नंबर का सेगमेंट होने वाला है और इसमें हम आज क्वेश्चन आंसर जो है सीरीज़ देखेंगे, जो कुछ प्रीवियस ईयर के हैं और कुछ ऐसे लेटेस्ट भी हैं, ऐसे जोड़ करके जो भविष्य में आपकी परीक्षाओं में आ सकते हैं। ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग लेके चलने वाले हैं आज और ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे। जल्दी से क्वेश्चन को देखते हैं। उसके आंसर देने के लिए आप कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करिए ताकि देखने समझ में आए कि आप कितना तैयार हैं आगामी परीक्षाओं के लिए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार बड़े स्तर पर अब जॉब की तैयारी कर रही है, वैकेंसी निकालने वाली है। ये इसलिए भी है कि उसके दो राजनीतिक कारण भी है, इसलिए ऐसा होने वाला है। तो कारण के पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है। बस ये समझ लीजिए कि आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर अलग अलग विभागों में वैकेंसी बहुत ज़्यादा मात्रा में आने वाली है। लगभग 9000 के आसपास तो कांस्टेबल भर्ती होने वाली है और ऐसे ही एसआई की वैकेंसी भी आएंगी। तो आपकी तैयारी मजबूत होनी चाहिए, इसके लिए आप इसको तैयार करिए। तो चलिए टॉपिक की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और वीडियो पे आते ही लाइक ज़रूर किया कीजिए। तो देखिए दोस्तों, जो हम शुरुआत करते हैं वो क्या है, ये मूल विधि के अमलों की क्लास जो चल रही है। हमारी ऐप को डाउनलोड करिए, वहाँ से आप टेस्ट दे सकते हैं, जो है मॉक टेस्ट दीजिए, फ्री में है, ऐप भी फ्री है, डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से और हमारी वेबसाइट से भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन जो है, ये सारे आज क्वेश्चन जो है ज़्यादातर क्वेश्चन सीआरपीसी के हैं। मैं अपने लेक्चर में पहले ही आपको बता चुका हूँ कि सीआरपीसी और आईपीसी ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये दंड के प्रावधान की बात करती है कि क्या सजा दी जाएगी किस अपराध में, और सीआरपीसी जो है ये प्रोसीजर कोड है, ये प्रक्रिया विधि है, ये क्रिमिनल के लिए है। जब कोई क्रिमिनल केस किसी पे एफआईआर होती है और आईपीसी के तहत धारा लगती है तो उसका विचारण यानी कि उसका ट्रायल कोर्ट में कैसे होगा, इस बात को सीआरपीसी बताती है। इसी तरीके से सीपीसी जो होता है, सीपीसी जो होता है, ये सीपीसी क्या है, ये सिविल प्रोसीजर कोड है और ये सिविल के लिए काम आता है। जैसे सीआरपीसी क्रिमिनल के लिए है, ये ठीक है, ये क्रिमिनल के लिए है, ठीक वैसे ही ये सिविल के लिए है। सिविल के लिए सिविल प्रोसीजर कोड काम आती है सिविल केस के लिए। तो अभी हमको क्या है, हमको ये देखना नहीं है, इसकी आवश्यकता हमको नहीं है, तो हम इसको हटा सकते हैं। ठीक है, आईपीसी और सीआरपीसी ये दोनों मेन सब्जेक्ट हैं आपके एग्जाम के लिए। बाकी तो हैं यहाँ और भी सारे एक्ट हैं, लेकिन ये दोनों मेन सब्जेक्ट हैं और इसका मोटा मोटा जानकारी आपको होना चाहिए। इसलिए नहीं भी होना चाहिए कि आपको पेपर देना है, इसलिए भी होना चाहिए कि आपको समाज में रहना है और इस समाज में दोनों अधिनियम लागू होते हैं हमेशा। कभी ना कभी किसी ना किसी को कोर्ट जाना ही पड़ता है, थाने जाना ही पड़ता है। आपको अपने अधिकार अपने कर्तव्य मालूम होने चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी कि किस धारा में विवाह के विरुद्ध अपराधों, क्या विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन यानी ट्रायल को प्रावधानित किया गया है, प्रावधान किया गया। कह रहा है कि विवाह के संबंधित अपराधों के लिए, जो कि आईपीसी, देखिए क्या होता है कि आईपीसी के प्रोसीजर को यहाँ बताया होगा। तो आईपीसी में जो 20वां चैप्टर है ये विवाह संबंधित अपराधों की बात करता है, विवाह संबंधित अपराधों के विषय में बात करता है। इसी के ट्रायल की बात धारा 198 में लिखी है। यहाँ पर धारा 198 इसी के ट्रायल की बात करती है और कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो विवाह संबंधित अपराधों से जिसके विरुद्ध हुआ है या किया गया है, मतलब जिसके विरुद्ध अपराध होगा विवाह का, जैसे क्या, जैसे कि 494 जो है ये आईपीसी की धारा है। ये इसमें क्या है, इसमें बाईगैमी है, द्विविवाह, यानी कोई एक हिंदू व्यक्ति या मतलब मुस्लिम व्यक्ति को छोड़ करके, जिनको 4 शादियां 5 शादियां का निश्चित मतलब प्रावधान है उनके यहाँ, उसको छोड़ करके कोई अन्य व्यक्ति जो भी क्या करता है, 2 विवाह करता है, ठीक है, जो भी 2 विवाह करता है उस व्यक्ति को क्या किया जाएगा, एक पत्नी के होते हुए अगर दूसरा विवाह करता है तो उसको दंडित किया जाएगा, उसको सजा दी जाएगी। ठीक है, इसको सजा दी जाएगी। लेकिन क्या है, इसके केस ये जो धारा है ये 494, इसका ट्रायल कहाँ होगा, इसका ट्रायल सीआरपीसी के अकॉर्डिंग हो, जो कि सीआरपीसी की धारा 198 में दिया है। इस बात को समझिए। ठीक है, 198 में इसके ट्रायल की बात की गई है और कहा गया है इसके अंतर्गत, ठीक है, ट्रायल की बात की गई है और कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो विवाह संबंधित अपराधों से दुष्प्रेरित किया जाता है या जिसके खिलाफ होता है, वो व्यक्ति खुद एफआईआर करेगा। क्या करेगा, वह व्यक्ति जो है स्वयं करेगा,
स्वयं करेगा, चाहे वह कौन हो, चाहे वह पत्नी हो, चाहे वह पति हो, दोनों लोग क्या करेंगे, वह खुद जा करके एफआईआर करेंगे, उनके और कोई जाके उनकी जगह एफआईआर नहीं कर सकता है। एक बात। दूसरा क्या है कि यदि पति जो है, यानी पति जो है वो आर्म फोर्सेज में है, सशस्त्र बल में है और उसको छुट्टी नहीं मिल सकती है, तो उसके स्थान पे कोई अन्य व्यक्ति कर सकता है जो पति से भिन्न होता है। ठीक है, पति से भिन्न कोई अन्य व्यक्ति इसके स्थान पर कर सकता है। ठीक है, और इसके अलावा पत्नी के लिए प्रावधान बताया गया है धारा 198 में ही कि यदि पत्नी जो है वो ऐसी रीतियों से जकड़ी हुई है कि वो समाज में बाहर नहीं जा सकती है, पर्दा प्रथा है, ऐसी सब चीजें हैं, तो पत्नी के स्थान पर भी कोई अन्य व्यक्ति सामाजिक कार्यकर्ता कर सकता है। ठीक है, ये दोनों बात की अनुमति वो कोर्ट की अनुमति से होगा। ये सब क्या होगा, कोर्ट यानी न्यायालय की अनुमति से होगा। तो धारा 198 में इतनी बात कहता है जो कि आपको मालूम है। ठीक है, इसके अलावा उसमें जो है आगे की बात भी कही गई है, लेकिन वह आपके लिए आवश्यक नहीं है, जो आवश्यक है वो मैंने बता दिया। अगली धारा देखिए, कहता है सीआरपीसी, कहता है सीआरपीसी की धारा 2H, क्या कह रहा है, 2H की बात कर रहा है। 2H कह लीजिए या कह लीजिए, बात है कि अंग्रेजी में ये होगा, हिंदी में ये होगा। मैं निम्न में से क्या परिभाषित किया गया, इनमें से परिभाषित क्या किया गया है, किसकी परिभाषा की बात 2H में है। ठीक है, तो मैं आपको सरल भाषा में बता देता हूँ। मैं आपको आगे लेक्चर, जब फुल लेक्चर पढ़ाऊंगा सीआरपीसी का, आप जब मूल विधि ज्वाइन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो फुल लेक्चर पढ़ाऊंगा उस फुल लेक्चर में आपको बताऊंगा कि परिभाषाएं कैसे याद की जा सकती हैं। बहुत सरल तरीका है उसका, कहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल इसके लिए इन्वेस्टिगेशन, इसको हिंदी में, इंग्लिश में इन्वेस्टिगेशन और हिंदी में अन्वेषण कहते हैं। अन्वेषण जो है यह पुलिस द्वारा किया जाता है और जांच जो है ये मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अन्वेषण की परिभाषा किसमें है, 2H में है, 2जा में है। और एक बात और मैं आपको बता दूं इसके बारे में कि एफआईआर दर्ज होते ही अन्वेषण शुरू किया जा सकता है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन शुरू की जा सकती है एफआईआर दर्ज होते ही। ठीक है, चलिए, और मजिस्ट्रेट के आदेश से भी जांच शुरू हो सकती है। अगर परिवाद दाखिल होता है तो मजिस्ट्रेट क्या करता है, पुलिस को कहता है और पुलिस जाकर के इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, सीआरपीसी की धारा 2C में क्या बताया गया है, ये पूछ रहा है 2C में क्या परिभाषित किया गया है। अभी 2H में था जो कि जा में था, वो आपको पता है। यहाँ 2C में क्या किया गया है। अब एक बात बता दूं, जो यहाँ लिखा है इनमें से वो शब्द वो यहाँ एक्चुअलिटी में वहाँ है नहीं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर सीआरपीसी की धारा में संघीय अपराध की बात की, प्रसंगीय लिखा है, वहाँ संघीय लिखा होता है, संघीय अपराध है। ठीक है, वो ऐसे लिखा होता है, संघीय अपराध होता है। तो संघीय अपराध वह अपराध होते हैं जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। क्या कर सकती है, बिना वारंट के पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। बिना वारंट के, बिना न्यायालय की अनुमति के पुलिस जो है उन मामलों में गिरफ्तार कर सकती है। ये कैसे मामले होते हैं, तो यह मामले कठिन, मतलब कठोर प्रवृत्ति के मामले माने जाते हैं, और असंघीय जो है थोड़े उससे नर्म प्रवृत्ति के मामले सामान्यता माने जाते हैं। इस बात को ध्यान रखिए। एक्सप्लेनेशन भी इसी बात को कहता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। और वहाँ पर मैंने बताया ना कि संघीय शब्द है, वो देखिए संघीय शब्द यहाँ आ गया है, मैंने कहा था, तो ये संघीय शब्द है। तो क्या होता है कि ये जब आपके पेपर में ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा शब्द अलग कर देते हैं, इसलिए शब्दों को जानना बहुत जरूरी है आप लोग के लिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है सीआरपीसी की धारा 154 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट क्या है। ठीक है, प्रथम सूचना रिपोर्ट किस चीज से संबंधित है, बताइए। एफआईआर किससे संबंधित है, ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि धारा 154(1) का जो है ये इस बात को कहती है कि जो है कोई भी व्यक्ति संघीय मामले में क्या करेगा, प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस को देगा। क्या करेगा, प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस को देगा। तो यहाँ लिखा केवल संघीय मामले में अपराध, यही इसका आंसर होगा। केवल संघीय मामले के जो अपराध होते हैं, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, संघीय की अंग्रेजी होती है कॉग्निजेबल। ठीक है, कॉग्निजेबल मामले में अगर कोई व्यक्ति को करता है अपराध, तो वो जो है क्या है, जिसके विरुद्ध होगा वो पुलिस के पास जाके क्या करेगा, एफआईआर दर्ज करेगा, जिसको प्रथम सूचना रिपोर्ट कहते हैं। आप लोग कहते हैं एफआईआर कहते हैं, इसको फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं। ये दाखिल करेगा और इसके बाद पुलिस क्या करेगी, इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगी और बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है।
ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया एक्सप्लेनेशन में, यहाँ भी वही बात को कह रहा है वो, ठीक है। और धारा 155 की बात यहाँ पर कह रहा है कि धारा 155 जो है, धारा 155 जो है वो असंज्ञेय मामले में, एफआईआर नहीं कहते हैं उसको, उसको क्या कहते हैं, असंज्ञेय मामले में, यहाँ इतला और मामला की बात कर रहा है, उसको परिवाद कहते हैं। क्या कहते हैं, परिवाद कहते हैं या कंप्लेंट कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है, ये आपको जानकारी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, एंटीसिपेटरी बेल कह रहा है, अग्रिम जमानत, ठीक है। सबसे पहले तो आपको बता दूं, क्योंकि आपको यूपीएसआई का एग्जाम देना है, तो 1 मई, ठीक है, 1 मई 1976 के आसपास इसको जो है समाप्त कर दिया गया था व्यवस्था को, कि यूपी में ये व्यवस्था नहीं रहेगी। कहाँ नहीं रहेगी, यूपी में, उत्तर प्रदेश में अग्रिम जमानत की व्यवस्था को क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया था। लेकिन अभी हाल ही में जब योगी सरकार बनी है तब इन्होंने अग्रिम जमानत के प्रावधान को फिर से चालू कर दिया। एक बात मैं मोटा मोटा सीआरपीसी के बारे में और बता दूं कि सीआरपीसी जो है हमारी जी, या जिसको आप सीआरपीसी कह लीजिए या इसको क्या कह लीजिए, इसको आप दंड प्रक्रिया संहिता कह लीजिए, ठीक है। क्या कहते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता कहते हैं आप, ठीक है। तो इन दोनों में कुछ भी कह लीजिए, इन दोनों का मतलब एक ही होता है। मैं शॉर्ट फॉर्म में सीआरपीसी बोल रहा हूँ, फुल फॉर्म में इसको दंड प्रक्रिया संहिता बोलते हैं। यूपीएसआई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ये है, ठीक है दोस्तों। तो क्या कह रहा है, यूपी में 1 मई 1976 से क्या था, ये व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था, एंटीसिपेटरी बिल। लेकिन अभी क्या किया है, ये 438 धारा जब आप पढ़ेंगे तो आपको एंटीसिपेटरी बिल के बारे में पता चलेगा। इस धारा को वापस चालू कर दिया गया है, ठीक है। आपको 436, 437, ठीक है, सॉरी यहाँ लिख देता हूँ, 436, 437, 438 और 439, ठीक है। ये धाराएं अवश्य पढ़नी चाहिए जब भी आप सीआरपीसी पढ़ें। ये सारी बेल से संबंधित है, जमानत से संबंधित धाराओं की बात करता है, वहाँ प्रावधान करता है, ठीक है दोस्तों। तो ये पूछ रहा है कि जो है अग्रिम जमानत के लिए कहाँ पे एप्लीकेशन दी जा सकती है। तो सबसे पहले तो देखिए, हाई कोर्ट को फुल पावर होती है और दूसरी सेशन कोर्ट को होती है, सीजीएम को नहीं होती है, ठीक है। तो इसका आंसर ये 2 है, इसलिए इसका आंसर होगा ये, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, 4 होगा, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एक्सप्लेनेशन ये है, मैं इसको पूरा बता चुका हूँ। 1 मई 1976 को ये समाप्त कर दिया गया था और योगी सरकार में चालू कर दिया गया। धारा 138 की बात मैंने आपको बता दी। चलिए आगे क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है, दंड प्रक्रिया संहिता, कहता है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत बलात्कार की पीड़ित द्वारा बलात्कार की सूचना देने पर कौन लेखाबद्ध करेगा। एक बात समझ लीजिए, बलात्कार किसके साथ होता है, लड़कियों के साथ होता है, जो है महिलाओं के साथ होता है। अगर यह बलात्कार होता है तो इसके लिए कोई मेल पुरुष एफआईआर दर्ज नहीं करेगा, वहां पर कौन करेगा। तो पहली बात तो जिसके साथ पीड़ित, जो बलात्कार से पीड़ित जो है, ठीक है, इसको पीड़िता लिखते हैं। बलात्कार से जो पीड़िता है उसकी मर्जी से, क्या पहली बात तो क्या है, इसकी मर्जी से इसके कहे हुए स्थान पे, ये अपने घर पे भी करा सकती है, जहां इसको सेफ लगता है वहां करा सकती है। ये कहेगी मैं जज साहब के सामने लिखवाऊंगी तो वहां भी लिखवा सकती है। इसको अपने सहूलियत के हिसाब से करना है। जब इसकी एफआईआर दर्ज होगी, इसके साथ इसके परिवार के लोग रह सकते हैं, इनकी माँ बहन भाई रह सकते हैं। इसके अलावा अगर वो नहीं है तो कोई सामाजिक कार्यकर्ता के सामने किया जाता है और महिला पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाता है, महिला पुलिस अधिकारी द्वारा या कोई महिला द्वारा क्या किया सकता है, एफआईआर। क्योंकि एफआईआर का सिर्फ लिखने का प्रावधान होता है, तो या तो महिला पुलिस अधिकारी लिखे या कोई अन्य महिला लिखे। तो यहाँ पर कोई अन्य महिला अधिकारी की बात की गई है। अब वो जो है मुंशी होगा या उससे ऊपर की कोई अधिकारी होगी, या हो सकता है कि वो सीओ रैंक की अधिकारी हो, या वो क्या हो सकती है, सीओ भी नहीं होगी तो वो डिप्टी एसपी रैंक की भी हो सकती है। अगर कोई नहीं है तो वह भी लिखेगी आकर के, ठीक है। तो ये आपका ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ इतना बड़ा है, मैंने बता दिया। एक बात और ध्यान रखिएगा, धारा 157B के परंतुक में 2008 में जोड़ा गया था। इस परंतुक में इस बात को कहा गया है कि पीड़िता के निवास उवास की, इसकी बात मैंने आपको पूरी बता दी है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाद प्रथम सूचना रिपोर्ट से संबंधित है, ठीक है। एफआईआर से रिलेटेड एक बात है, वो है ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का। इस केस में कहा गया था कि किसी भी संज्ञेय अपराध में, किसमें, किसी भी संज्ञेय अपराध में क्या होगा, एफआईआर जरूरी है। क्या है, एफआईआर कंपलसरी है, ये करानी पड़ेगी। संज्ञेय मामलों में एफआईआर दर्ज कराना आवश्यक है, तभी ट्रायल शुरू हो सकता है, ठीक है। ये बात की जानकारी इस केस में कही गई थी। एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दिया। धारा 154 में एफआईआर की बात है, ये भी आपको मालूम है। अगला क्वेश्चन देखिए।
दंड प्रक्रिया संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट दी जा सकती है। किसको दी जा सकती है बताइए? जो है एफआईआर किसके पास दी जा सकती है, दर्ज कराई जा सकती है? केवल जमानती और संज्ञेय अपराध के लिए की जा सकती है, किसी भी अपराध के संबंध में, केवल संज्ञेय अपराध के संबंध में, केवल लिखित में। तो संज्ञेय अपराध के संबंध में ये कराई जा सकती है। इसका आंसर सी होगा। ये मैंने आपको बता दिया, शुरुआत से लगातार यही बात आ रही है, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन भी यही है। धारा 154(1) में एफआईआर दर्ज कराई जाती है और 155 के तहत असंज्ञेय अपराध में कराई जाती है, ठीक है, वो कंप्लेंट कहलाती है, ठीक है। और एफआईआर मौखिक और लिखित दोनों दी जा सकती है, इसमें कोई रोक नहीं है। अगर आप अनपढ़ हैं तो आप बोलिए, वो लिखेगा, लिखने के बाद आपको पढ़ के सुनाएगा, फिर आप साइन करेंगे, ऐसा होता है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, विधि विरुद्ध जमाव। विधि विरुद्ध जमाव कहाँ है? आईपीसी में दिया हुआ है इसकी परिभाषा को, इसके दंड को। तो विधि विरुद्ध जमाव को तितर बितर माने कि हटाने के लिए, तितर बितर करने के लिए समादेश कौन दे सकता है, माने आदेश कौन दे सकता है? तो इसके लिए दो लोग आदेश देते हैं, या तो प्रशासन का शांति बनाए रखना किसका काम है, या तो प्रशासन कर सकता है, या शांति कौन बना सकता है? मुझको थाना, ये क्या कहते हैं इसको, थानेदार। तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट और थानेदार ये दोनों जो है कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों को पावर होता है, इसको और इसको। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए और सी दोनों। ये दोनों शांति बनाने का काम इनका होता है। ये न्यायिक मजिस्ट्रेट का काम न्यायिक कार्यवाहियों को बढ़ाना होता है, न्याय करना होता है। इनका काम शांति बनाना नहीं होता है, ठीक है। इनको इस काम के लिए नियुक्त नहीं किया गया है, ठीक। भले वो बात अलग है कि ये आदेश दे के कराएं, लेकिन ये नियुक्त इसलिए नहीं है। तो ये बता दिया आपको, धारा 129(1) के तहत इसका प्रावधान है। ये बात मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 सभी पर लागू होती है? आपको मालूम है कि अभी ट्रिपल तलाक का मामला आया था, और ट्रिपल तलाक में जो है, जो 3 तलाक जो था उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। और उसमें जो है ये 2018 का जो निर्णय है असंवैधानिक घोषित करने वाला, बहुत फेमस निर्णय रहा। और इस निर्णय में जो है ये जो केस था, उस केस को जो है कुछ नाम इनसे मिलता जुलता था, आपको याद होगा, ठीक है। तो ये वाला आपका इस क्वेश्चन का आंसर है ये, मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम। क्या है? मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम का केस है। इस केस में कहा गया था कि सीआरपीसी की धारा 125 किससे है? भरण पोषण से रिलेटेड है। किससे है? भरण पोषण से रिलेटेड है, यानी कि पति अगर पत्नी को छोड़ता है तो उसको मेंटेनेंस देना होगा, ठीक है। इस बात को 125 सीआरपीसी के तहत यहाँ पर बोला गया था। और सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो बेगम के इस केस में, मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम के केस में कहा था कि महिला को जो है ये धारा 125 सीआरपीसी की धारा है, यह सब पर लागू होती है। यह जो है सेकुलर धारा है, सब पर लागू होगी और सब लोग इसके अंतर्गत आते हैं, चाहे वह किसी भी धर्म के हों, केवल भारत में रहने वाला होना चाहिए, ठीक है। इसके तहत कहा गया था। अब इसमें एक बात और भी थी, आपको मालूम होना चाहिए कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अनुसार मेंटेनेंस देने का काम किसका होता है, ठीक है। तो जो वक्फ बोर्ड होते हैं इनका काम क्या है? मेंटेनेंस देना होता है। लेकिन इस केस के बाद से व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी पति की होने लगी, ठीक है। मेंटेनेंस देने की जिम्मेदारी व्यक्तिगत पति की होने लगी थी। इसके बाद जो ट्रिपल तलाक वाला केस है वो इससे मिलता जुलता है। ये शाहबानो है, वो शायरा बानो है, ठीक है। क्यों, क्या है? वो शायरा बानो का केस है। ये भी याद रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ये इस बार आ जाए, ठीक है। तो इन दोनों को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट केस के नाम, ठीक है। ये सब मैंने आपको बता दिया। आगे चलिए, ये 1985 का केस था, ठीक है। ये आपको दिखा रहा है 1985 का केस था। आगे कह रहा है दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की धारा 77 के अंतर्गत वारंट निष्पादन किया जा सकता है। वारंट निष्पादन की प्रक्रिया को धारा 77 के अंतर्गत बताया गया कि कहां तक किया जा सकता है, उसका एक्सटेंशन कहां तक है, उसकी सीमाएं कहां तक है। तो कहता है भारत के किसी भी स्थान पर वारंट निष्पादन किया जा सकता है। कहां किया जा सकता है? भारत के किसी भी क्षेत्र में वारंट निष्पादन किया जा सकता है, यह कहता है धारा 77, इस बात को कहता है, ठीक है। इसका आंसर यही है, एक्सप्लेनेशन में भी यही है। धारा 70 के अनुसार गिरफ्तारी का वारंट भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में किया जा सकता है। इसके अलावा कहता है धारा, अगला क्वेश्चन कहता है बिना वारंट के गिरफ्तार करने के बाद मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना, ठीक है, पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना, यानी मजिस्ट्रेट ने आदेश नहीं दिया लेकिन पुलिस ने बिना वारंट के गिरफ्तार कर लिया है, यानी कि संज्ञेय अपराध रहा होगा। पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को
अभिरक्षा में रखने की अवधि कितनी हो सकती है। तो बिना वारंट के यदि पुलिस गिरफ्तार करेगी तो सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के पास यात्रा के समय को छोड़ करके 24 घंटे के अंदर पहुंचाना होता है। यह काम पुलिस का है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 24 घंटे की बात है, 24 घंटे के अंदर पहुंचाना चाहिए। आपको पता होगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है वो 22 में भी इस बात को बताया गया है। जब आप अनुच्छेद 22 पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि ये वाली बात वहाँ पर भी है। ठीक है, गिरफ्तारी के विरुद्ध, गिरफ्तारी और निरोध के विरुद्ध संरक्षण की बात जहाँ करता है 22 में, वहाँ पर। ठीक है, अगला यहाँ पर पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, मैंने बता दिया। ये बात सीआरपीसी की धारा 57 में दी है। कहाँ दी है, धारा 57 में, और संविधान में कहाँ दी है, अनुच्छेद 22 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा सैन्य बलों के सदस्यों को गिरफ्तारी और सुरक्षा प्रदान करती है, ये बात पूछ रहा है। गिरफ्तारी से निरुद्ध करती है, मतलब इनके सीनियर अधिकारी और केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना किसी भी सशस्त्र बल को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, यह बात कहती है। यह बात कहती है धारा 45। कौन सी धारा कहती है, धारा 45 इस बात को कहती है कि जो है किसी भी सशस्त्र बल के अधिकारी को या किसी भी जो है सैनिक को सोल्जर को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। और क्या कहती है, इसके अलावा जो है इसके कर्तव्यों की बात करती है कि जो भी कर्तव्य होंगे उनको किया जाएगा। इसी तरीके से सीआरपीसी की में मैंने आपको बताया कि राज्य जो होते हैं, स्टेट जो होते हैं, वह अपने अनुसार सीआरपीसी में कुछ धाराओं में संशोधन कर सकते हैं। यह अनुमति केंद्रीय सरकार द्वारा राज्यों को भी है। ठीक है, प्रक्रिया विधि जो है वो राज्यों की अपनी होती है, न्याय देना राज्यों का अपना कार्य होता है, इसलिए जो है वो अपने अनुसार उसमें संशोधन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में जो है सीआरपीसी की बहुत सी धाराओं में उन्होंने उसके आगे एक आध क्लॉज अपना जोड़ा हुआ है और उसके अकॉर्डिंग वो कार्य करते हैं। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश ने पूरे देश में एंटीसिपेटरी बेल, अग्रिम जमानत लागू थी, चल रही थी 438 के तहत, लेकिन भारत में उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में उसको बैन कर दिया गया था 1976 में, और अब योगी सरकार ने उसको चालू किया है। तो अब अग्रिम जमानत उत्तर प्रदेश में भी मिल जाती है अगर आप कोशिश करें तो। ठीक है, और राज्य सरकार जो है यहाँ पर एक बात और कह रहा है कि राज्य सरकार, जैसे सशस्त्र बल यहाँ है, अगर राज्य सरकार ने किसी को सशस्त्र बल घोषित किया है, जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी हो सकती है, जैसे और इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज़ हो सकती हैं, या अन्य कोई इस प्रकार की पुलिस बल की सिक्योरिटी है, तो वह सब भी यदि ऐसा करते हैं तो आप तुरंत उनको गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, और उनको लिए राज्य सरकार से अधिसूचना दे करके ही गिरफ्तार किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41C क्या कहती है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41C के अंतर्गत राज्य सरकार पुलिस नियंत्रण कक्ष स्थापित करेगी, तो कहाँ कहाँ कर सकती है, यह बात पूछ रहा है। तो जो है इसके तहत 3 बातें कही गई थी। एक तो कहा गया था जिला स्तर पर एक पुलिस का क्या होना चाहिए, पुलिस नियंत्रण कक्ष होना चाहिए। राज्य स्तर पर एक पुलिस नियंत्रण कक्ष होना चाहिए, जो लखनऊ में है, वो यूपी में कहाँ है, लखनऊ में स्थापित है। और इसके अलावा इस नियंत्रण कक्ष में कौन से केस में कैदी की क्या डिटेल है ये, और कौन सा आईओ है, आईओ समझते होंगे आप, आईओ कहते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जिसने अन्वेषण किया है वह अधिकारी। ठीक है, एक केस में कोई ना कोई व्यक्ति जो है पुलिस अधिकारी ही इन्वेस्टिगेशन करता है, उसको आईओ के नाम से जाना जाता है उस समय, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। इसका नाम जो है उस जो एफआईआर लिखी जाती है उसमें भी उसका नाम भी नोट किया जाता है कि ये किसने लिखी है, वह अपने वहाँ पर लिखता है। जब आप देखेंगे उनका 4 नंबर रजिस्टर हीनियस क्राइम वाला, तो आपको दिखाई देगा यूपी में। आप जाएंगे थाने में, उनसे कहिए कि हमको ज़रा 4 नंबर रजिस्टर दिखा दीजिए पुराना, और हम देखना चाहते हैं कि उसमें कितने हीनियस क्राइम ऐसे हैं, तो वो दिखा देंगे। क्योंकि मैंने एक शोध किया था, तो उसमें मैंने कई जो है 4 साल का आंकड़ा 2011 से 14 तक के रजिस्टरों को देखा था। चलिए कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा, यो इसका आंसर क्या होगा, राज्य तथा जिले। कहाँ पर होगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, राज्य तथा जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित करेगी। ठीक है, यहाँ मैंने इसको पूरी बात बता दी है, इस एक्सप्लेनेशन की पूरी बात बता दी है। यहाँ जो है क्या कह रहा है कि धारा 41 गा के अनुसार पुलिस नियंत्रण कक्ष का प्रावधान राज्य में होगा और इसके प्रत्येक जिले में होगा और दोनों जगह होगा। ये सब बातें मैं बता चुका हूँ। अगली बात देखिए, कह रहा है पुलिस अधिकारी बिना मजिस्ट्रेट के आदेश तथा बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा। कब कर सकेगा भाई, तो देखिए यहाँ पे जो है कह रहा है कि जो पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता है, धारा 41 में इसकी भी बात की गई है।
ठीक है, जो संहिता के अधीन या राज्य सरकार के अधीन आदेश द्वारा अपराधी घोषित किया गया, किसी अपराधी को जो सरकार द्वारा घोषित किया जा चुका है। ठीक है, जो पुलिस अधिकारी द्वारा उसके विधिपूर्ण कर्तव्यों के निष्पादन में बाधा करेगा। अगर कोई पुलिस वाले के विधिपूर्ण कार्यों को रोकता है, अगर पुलिस वाला किसी को गिरफ्तार करता है और वह उसको रोकता है, तो वह भी क्या करता है, अपराध करता है संज्ञेय। तो ये तीनों स्थिति में क्या होगा, ये तीनों ही स्थितियां लागू होंगी बिना वारंट के गिरफ्तारी के, जो धारा 41 के अंतर्गत तीनों बातें कही गई हैं। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर 4 होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ एक्सप्लेनेशन की बात की गई है, वही जो ऊपर वाली तीनों बातें हैं वही यहाँ बताई गई हैं। धारा 41 का, ठीक है, 41 का 1 का 41 का क्लॉज 1 का गा, ठीक है, और 41 के 1 का डा, तीनों बातें यहाँ पे की गई हैं, इसलिए विकल्प डी सही है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अगला बात देखिए, द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा निम्न में से कौन सा दंडादेश पारित किया जा सकता है। कहाँ पूछ रहा है, बात कर रहा है सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट की, इसके द्वारा कौन सा दंडादेश पारित किया जा सकता है या दिया जा सकता है, बताइए, पारित किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बताया गया है कि 1 वर्ष से, यानी सेकंड क्लास सबसे छोटा मजिस्ट्रेट होता है, इसके ऊपर ही सब होते हैं, इससे नीचे कोई नहीं होता है। तो वह क्या कर सकता है, 1 वर्ष की अवधि से, केवल 1 वर्ष से अनाधिक की अवधि के लिए कारावास की बात कर सकता है एक मजिस्ट्रेट। और कितना जुर्माना लगा सकता है, मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया है, 29(3) में इस बात को कहा गया है। और जो दंडादेश पारित करेगा वह कितना होगा, 1 वर्ष की कारावास, और द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट इसके कारावास से कर सकता है। यहाँ एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि 29(3) में इस बात को कहा गया है कि द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट जो है वह न्यायालय 1 वर्ष से अनाधिक, ये शब्द देखिए अनाधिक है, अनाधिक का मतलब होता है इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कितना, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब 1 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। ये अनाधिक शब्द जब भी आएगा तो उससे कम, जितना पॉइंट लिखा है उससे कुछ कम, ठीक है, 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने दे सकता है, लेकिन वो 1 वर्ष से ज़्यादा नहीं, वो ये नहीं कह सकता आपको 1.5 साल की सज़ा, ऐसा नहीं कह सकता है। ठीक है, अगली बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, अब यहाँ पर जो है अलग बात करें, कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग निम्न में से किस, अभी द्वितीय वर्ग की बात हुई थी ना, द्वितीय वर्ग की मैंने आपको बताया कि सबसे पहले सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट होता है, फिर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होता है, फिर ACGM होता है, ठीक है, ACGM होता है, फिर CGM होता है, फिर इसके ऊपर सेशन जज होता है, एडिशनल सेशन जज होता है, फिर सेशन जज होता है। ये कोर्ट के बेसिकली डाउन है। फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट का हो जाएगा, डकैती कोर्ट का हो जाएगा, तो कोर्ट आपस में काम करने के आधार पर बांट देते हैं, लेकिन सामान्यतः ये तरीका है। ठीक है, तो सबसे नीचे सेकंड क्लास था जिसकी बात अभी हुई। अब फर्स्ट क्लास की बात हो रही है कि कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट जो प्रथम वर्ग है, कौन सा, फर्स्ट क्लास है, ये कितने जो है कह रहा है कि सज़ा को पारित कर सकता है। तो यह कितनी कर सकता है, तो यहाँ पर बता रहा है कि ये कितने कर सकता है, तो मृत्युदंड नहीं दे सकता है, इसको कोई अधिकार मृत्युदंड का नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि 1 वर्ष से अनाधिक अवधि के कारावास की सज़ा देने की बात कर रहा है। 1 मिनट, ठीक, ये कह रहा है द्वितीय वर्ग की बात हो गई, यहाँ ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर एक इसकी बात कर रहा है कि तो यह जो है इसके पास 3 वर्ष से अनाधिक अवधि के लिए कारावास की है, ऐसे हो कितना, 3 वर्ष की कारावास की सजा की बात करता है। सिर्फ कहता है कि 3 वर्ष के अधिक अवधि, अनाधिक अवधि यानी 3 वर्ष से ज़्यादा का नहीं दे सकता है। वह कितना था, 1 वर्ष सेकंड क्लास था, ये 3 वर्ष है, और CGM कितना होता है, 7 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता है। ठीक है, जुर्माने का भी इनके पास अलग अलग सिस्टम है। जो मजिस्ट्रेट मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो सेकंड क्लास होता है उसको 1 वर्ष यानी 1 ईयर से कम की सज़ा देना, और प्लस में कितना, 5,000 रुपये जुर्माने की अधिकतम सज़ा दे सकता है। जो फर्स्ट क्लास होता है यह क्या कर सकता है, 3 वर्ष की सज़ा और 10,000 रुपये जुर्माने की बात कर सकता है। इसके बाद जो CGM ACGM होंगे, जो CGM वगैरह होंगे, ACGM होंगे, ठीक है, इनको दोनों को यहाँ लिख दे रहा हूँ, यह कितना कर सकते हैं, ये 7 वर्ष की सज़ा, और दंड इनके पास जो फाइन है ये कितना भी कर सकते हैं, कितना भी मतलब एक उचित दंड लगा सकते हैं, इनके लिए लिमिट की बात नहीं की गई है। ठीक है, इसके ऊपर वालों को, इस सेशन को और सेशन एडिशनल सेशन जज को आजीवन कारावास मृत्यु देने का भी अधिकार है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका धारा 29 की क्लॉज 2 में इस बात को बताया गया है। 29(1) में सेकंड क्लास की और 29(2) में फर्स्ट क्लास की पावर की बात की गई है सजा की। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, एक न्यायिक मजिस्ट्रेट कह रहा है, एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट CGM की बात कर रहा है,
दंडादेश दे सकता है। मैं बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी, कितना दे सकता है, तो इसमें 7 वर्ष से अनाधिक अवधि के कारावास या जुर्माने, जो कि किसी भी राशि तक का हो सकेगा, या दोनों। ठीक है, यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है। मैं अभी आपको जस्ट बता चुका हूँ एक्सप्लेनेशन में। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं धारा 29(1) के अनुसार इस बात को बताया गया है। ठीक है, मृत्यु देखो यहाँ पे पहले बता दे रहा है, मृत्यु, आजीवन कारावास या 7 वर्ष से ज़्यादा नहीं, इस बात को यहीं बता दिया गया है। यानी इससे कम की बात ही कर सकता है, 7 वर्ष से कम की सज़ा दे सकता है। वह 6.5 वर्ष की सज़ा दे सकता है, 6 वर्ष 8 माह की सज़ा देखते, पर 7 वर्ष नहीं दे सकता है। ठीक है, आगे कहता है असंज्ञेय अपराध से अभिप्रेरित है। कौन सा अपराध है? असंज्ञेय पूछ रहा है, अभी तक संज्ञेय चल रहा था, अब पूछ रहा है असंज्ञेय अपराध से अभिप्रेरित है। कौन सी चीज़ है असंज्ञेय अपराध से अभिप्रेरित है? तो परिवाद के निवेदन पर गिरफ्तार किया जा सकता है। एक पुलिस अधिकारी द्वारा बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। यही बात सही है, बिना वारंट के असंज्ञेय अपराध में पुलिस जो है बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती है। एक पुलिस अधिकारी अपने विवेक के आधार पर गिरफ्तार कर सकता है, ये गलत है। ठीक है, ये कह रहा है एक पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार करने का प्राधिकार रखता है, ये भी गलत है। ठीक है, एक पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता है, ये बात कुछ ठीक है। और परिवाद के निवेदन पर गिरफ्तार किया जा सकता है, यह भी बात कुछ ठीक है। इसका आंसर यहाँ पर कुछ मिक्स दिया है, लेकिन मेरे अनुसार इसका आंसर दोनों होना चाहिए, ऊपर नीचे। कह रहा है पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता है, लेकिन वो ठीक है। आगे कहता है 2 ठा में असंज्ञेय अपराध की परिभाषा बताई गई है, और मैंने आपको बताया था कि 155 के तहत इसके लिए सूचना दी जा सकती है और इसको जो है कंप्लेंट की जा सकती है 155 के तहत, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, असंज्ञेय अपराध अभिप्रेरित है जो भी ऐसे मामले हैं जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता है, यानी कि जो पहला था वो, और जो चौथी बात थी यह भी इंक्लूडेड है, लेकिन इसको कहीं बताया नहीं गया, बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो वहाँ आंसर आपके पेपर में आएगा तो आप ए लगाएंगे, यह ध्यान रखिए। अगर आएगा तो आप ये लगाएंगे, किंतु परिवाद के निवेदन पर भी गिरफ्तार किया जाता है अगर मजिस्ट्रेट अनुमति दे दे तो। इसीलिए बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं किया था। वारंट कौन देता है? न्यायालय इशू करता है, पुलिस वाले एग्जीक्यूशन कराते हैं, निष्पादित करते हैं, वो जारी नहीं करते हैं। तो ये बात हो गई। ठीक है, इसके आपको परीक्षा में अगर ये प्रश्न आता है तो आंसर होगा ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जांच की जा सकती है, की जाती है। ठीक है, दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी के अंतर्गत जांच की जा सकती है। किसके द्वारा जांच की जा सकती है? मैंने बताया था इन्वेस्टिगेशन या अन्वेषण पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाता है, और जांच मजिस्ट्रेट जो है मजिस्ट्रेट द्वारा या न्यायालय की अनुमति से की जाती है। तो इसका आंसर होगा डी, चौथा आंसर होगा इसका। ठीक है, क्या होगा? इसका आंसर होगा 4। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि जांच किसके द्वारा की जा सकती है? मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है। जांच की परिभाषा जो है 2 छा में बताई गई है, और 2 छा में प्रयोग की बात की गई है यहाँ पर कि, लेकिन प्रयोग की कोई बात नहीं बताई गई है कि क्या है, लेकिन मजिस्ट्रेट द्वारा ही जांच की जाती है और न्यायालय के समक्ष के अधिकारी के द्वारा की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आज का सेशन यहाँ समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।